बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बारे में विचार कर रहा है और उन्हें हटाया भी जा सकता है और उनके स्थान पर मौजूदा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आज उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ भी मुलाकात की है। हालांकि इन खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की खबरों को एक अफवाह बताया है और कहा है कि न तो कांग्रेस हाईकमान ने उनका कोई इस्तीफा मांगा है और न ही उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा देने की कोई पेशकश की है। और उन्होंने इस राजनीतिक घटनाक्रम को बीजेपी का एक ड्रामा बताया है और ड्रामा करने वाले बीजेपी नेताओं को एक अच्छा कलाकार भी बताया है। अब देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि बीजेपी ने सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस की मदद से यह पूरा षड्यंत्र रचा, लेकिन सच्चाई यह है कि आज जब क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के विधायक शिमला पहुंचे तो उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि वो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हैं। यानी जबरदस्ती नहीं, वो स्वेच्छा से कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। आज कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुक्खू को यह सोचना होगा कि अगर उनके कुछ विधायक नाराज भी हैं तो वो राज्यसभा के चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्यों वोट डाल रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या इसके पीछे अंतरात्मा की सोच हो सकती है? क्या इसके पीछे खरीद फरोख्त हो सकती है? क्या इसके पीछे डर हो सकता है या फिर इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के ही अंदर होने वाला असंतोष हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि यह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और यह जो कुछ भी हो रहा है यह कांग्रेस के अपने अंदरूनी कारणों से हो रहा है। और आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इन विधायकों ने अगर बेवफाई की भी है तो इस बेवफाई का कारण कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी में ढूंढना चाहिए। और यह बात आप आज की एक और घटना से समझ सकते हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यानी जिस सरकार में वो शामिल थे वहां उस सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस दौरान वो काफी भावुक हो गए, इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अपनी सरकार ने उनके पिता वीरभद्र सिंह के नाम पर उनका अपमान किया है और कांग्रेस की अपनी जो सरकार बनी है, जो सुक्खू सरकार है, वो असल में वीरभद्र सिंह के नाम पर बनी थी। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके पिता की प्रतिमा लगवाने के लिए भी आज तक जमीन नहीं दी और इस अपमान को वो कभी भूलेंगे नहीं और इसीलिए आज वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। सोचिए, अगर विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में ये सारी बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र तो होगा ऐसा लगता नहीं है। वो तो खुद अपनी शिकायतें बता रहे हैं सुक्खू की सरकार से। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के साथ, यानी प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह की माताजी हैं, उनकी मां है और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है, इन दोनों के साथ अब से कुछ देर पहले एक लंबी बैठक कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षकों ने की है। इसलिए अगर विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है और इसके पीछे कोई बड़ी डील भी हो सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक वहां पर अभी गए हैं, डीके शिव कुमार गए हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए हैं। ये दोनों ही शिमला में हैं और ये डैमेज कंट्रोल के लिए गए हैं और ये देख रहे हैं कि जो आग वहां पर लगी हुई है वो कैसे उसको बुझाया जा सकता है। और इन दोनों पर्यवेक्षकों ने अभी वीरभद्र सिंह के परिवार से बात की है, यानी उनकी पत्नी और उनके पुत्र से बात की है और हो सकता है कि उनकी जो भी शिकायतें हों, हम ये नहीं कह सकते कि कोई डील ही होगी, हो सकता है जो उनकी शिकायतें होंगी उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है उन्हें कुछ नए आश्वासन दिए जाएं। उन्हें यह बताया जाए कि भाई अभी तक जो हुआ उसे भूल जाइए और आगे से आपकी बात और ज्यादा मानी जाएंगी, आपको और ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी और आपका अपमान बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हो सकता है और पूरी कोशिश हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो किसी भी तरीके से अपना इस्तीफा वापस ले लें, क्योंकि इस इस्तीफे की वजह से कांग्रेस की बड़ी बदनामी हो रही है। और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब गांधी परिवार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का अयोध्या में
राम मंदिर में बहिष्कार किया था। तब ऐसे में भी विक्रमादित्य सिंह 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और वो ऐसे में शामिल हुए थे जब कांग्रेस का कोई दूसरा बड़ा नेता वहां पर नहीं गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि विचारधारा में जो टकराव है वो पहले से ही है। कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नहीं जाना चाहता राम मंदिर। गांधी परिवार राम मंदिर नहीं गया, बावजूद इसके कि उन्हें बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भी बुलाया गया था, वो भी नहीं गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह वो जाते हैं, खुलेआम जाते हैं और अपनी तस्वीरें डालते हैं, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि विक्रमादित्य सिंह वहां पर गए हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ विचारधारा में क्लैश तो पहले से ही चल रहा था। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं उनमें 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, पार्टी विधायकों की बगावत से बचने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के पद से हटा सकता है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर कई विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सुक्खू को हटा दीजिए, वो सुक्खू से नाराज हैं और सुक्खू के खिलाफ एक बगावत भी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के पद से अभी ना हटाकर पार्टी के विधायकों से बात करके उन्हें फिलहाल थोड़े दिनों के लिए मनाने की कोशिश करे, और जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसलिए आज कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार ने एक एक करके सभी विधायकों से मुलाकात की है, फीडबैक लिया है, उनसे उनकी शिकायतें पूछी हैं और कारण पूछा है कि आप सुक्खू से क्यों नाराज हैं, और उनसे यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहां पर चल क्या रहा है। इसके अलावा आज क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को एक नोटिस जारी हुआ है, और अभी हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़ी बात यह है कि अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो भी इससे कांग्रेस की सरकार खतरे में नहीं आएगी, और इसका कारण यह है कि इन विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये 6 विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो ये विधानसभा में बीजेपी के पक्ष में भी इसके बाद वोट नहीं डाल पाएंगे, यानी ये बेकार हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और इससे होगा ये कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में अब अपनी सरकार नहीं बना पाएगी और कांग्रेस की सरकार राज्य में ऐसे ही बनी रहेगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने बहुमत खो दिया है, और इसीलिए आज बीजेपी के विधायकों ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और उनसे सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी के 15 विधायकों को विधानसभा से निलंबित करने पर काफी हंगामा हुआ, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के विधायक निलंबित न हुए होते तो कांग्रेस की सरकार आज ही गिर जाती। लेकिन बीजेपी के इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को निलंबित कर दिया गया, और यह बात इसलिए कही जा रही क्योंकि आज सुक्खू सरकार को विधानसभा से राज्य का बजट पास करवाना था विधानसभा में, और बजट तभी पास होता है जब सरकार के पास विधानसभा में जरूरी संख्या बल हो। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि उसके 15 विधायकों को निलंबित करके सुक्खू सरकार ने बिना पढ़े ही ध्वनि मत से बजट को पास करा लिया, और सरकार पर जो खतरा था उसे फिलहाल के लिए उन्होंने टाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात करें तो 25, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते हैं। उसके बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हो गया। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया, और विदाउट एनी रीजन। जो रूल्स हैं उसके परिधि में कोई इस तरह का विषय आता ही नहीं है। उसमें हम सारे विषयों को लेकर के सदन के अंदर अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सस्पेंशन किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार बचाई जा सके। आज जो लोग हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने के बाद ऐसे ही सिर्फ 1 वोट से गिरा दी गई थी। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए।
और आज हम आपको अभिषेक मनु सिंघवी का वो बयान फिर से सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि धोखा देने वाले विधायक रात को उनके साथ बैठे हुए थे और 3 विधायकों ने सुबह उनके साथ नाश्ता भी किया था। यानी इन विधायकों ने उनके साथ पिछली रात को डिनर किया और उसी दिन सुबह नाश्ता भी किया, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं कि जो विधायक उनके साथ खाना खा रहे हैं, रात में चुनाव पर उनसे बातें कर रहे हैं, समर्थन का पूरा आश्वासन दे रहे हैं, वही विधायक उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दे देंगे और हर्ष महाजन को जिता देंगे। असल में बेवफाई ऐसी ही होती है जिसमें लोग ये बोलकर धोखा दे जाते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे भाई साहब, हम पर विश्वास रखिए, हम आपके आदमी हैं, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? ये कथन आपने अक्सर सुना होगा, आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग आपको ये कहते होंगे कि मुझ पर विश्वास रखिए, हम पर विश्वास नहीं है क्या आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? और उसके बाद वही लोग आपको धोखा देते हैं। और इस बार देश के इतने जाने माने वकील जो कि अदालतों में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े बड़े जो लीगल युद्ध हैं, जो कानूनी युद्ध हैं, लीगल बैटल्स जो हैं, उन्हें वो जीतते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं को कानून के दायरे में वो सुरक्षित रखते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाए और वो खुद इस बेवफाई का शिकार हो गए। तो हम आपको ये बताएंगे कि डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु में, डीएमके की सरकार भी आप जानते हैं, उन्होंने अपने एक विज्ञापन में इसरो के रॉकेट की जगह चीन का रॉकेट की तस्वीर कैसे लगा दी और क्यों लगा दी। तमिलनाडु में इसरो के एक नए लॉन्च पैड की घोषणा के बाद राज्य की डीएमके सरकार में एक मंत्री अनीता राधाकृष्णन की तरफ से आज एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें विज्ञापन में तस्वीर आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी तस्वीर है और बीच में एक रॉकेट लगा हुआ है। और उस रॉकेट पर अगर आप देखेंगे तो चीन का झंडा लगा हुआ है और जिसे देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह भारत नहीं बल्कि यह चीन का रॉकेट है। और जब इस विज्ञापन पर डीएमके से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि यह इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि इसे डीएमके सरकार के खिलाफ कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। लेकिन आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे और उन्होंने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई और कहा कि डीएमके ने सारी हदें पार कर दी हैं और उसने केंद्र सरकार की सफलता का श्रेय लेने के लिए, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स का खुद श्रेय लेने के लिए इसरो के रॉकेट पर चीन का स्टिकर चिपका दिया है। साथियों, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। आपको याद होगा 10 मार्च 2023 को जब चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुना था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था। आजकल आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से वो उनके जन्मदिन पर भी कोई बधाई संदेश नहीं भेजते। लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शी जिनपिंग के लिए उनके नए कार्यकाल पर खुशी जताई और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, यह कहते हुए कि चीन वैश्विक राजनीति में प्रमुख आवाज बनकर उभर रहा है और वो शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हैं। और यहां बात सिर्फ इस एक बधाई संदेश की नहीं है। वर्ष 2021 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शुभकामनाएं नहीं भेजी थी।
लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में कुछ लोगों ने इस पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें डीएमके के वही सांसद शामिल हुए थे जिन्होंने हाल ही में उत्तर भारत के वोटर्स को गौमूत्र और गोबर तक सीमित बताया था। और अब वही डीएमके ये कह रही है, ये काम कर रही है। और हैरानी की बात यह है कि डीएमके के नेता इस गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो यही कह रहे हैं कि चीन का झंडा इसरो के रॉकेट पर अगर लग गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और चीन आज भी भारत का दुश्मन देश नहीं है। कम से कम भारत की सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि चीन हमारा दुश्मन देश है। I don't think India has declared China as an enemy country or anything, because I have seen that the Prime Minister has invited the Chinese Prime Minister, and they've gone to they've come to Mahabalipuram or anything. Just because you do not want to accept the truth, you're finding reasons to divert the issue. That is it. कहने को तो हमारे देश में लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक ढांचा है, एक संवैधानिक ढांचा बना हुआ है, जहां पर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकारें होती हैं, और राज्य सरकारों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ एक चीजें ऐसी हैं, जैसे रक्षा, जैसे विदेश, ऐसी नीतियों में कम से कम देश को एक साथ एक दिशा में जाना चाहिए। और दो उदाहरण मैं आपको आज देना चाहता हूं। एक उदाहरण है चीन का। चीन ने हमारे साथ क्या किया गलवान में, आप जानते हैं। चीन, भारत और चीन सीमा पर क्या कर रहा है आप सब जानते हैं। चीन ने बार बार हमें कैसे धोखा दिया है यह भी हम सब जानते हैं। गलवान की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध कितने खराब हो चुके हैं यह भी आप जानते हैं। और हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं, वो लगातार अपनी जान पर खेलकर चीन की सेना को रोके हुए हैं कि वो सीमा पार न कर पाए, ये भी आप जानते हैं। इसलिए कम से कम चीन के मामले में पूरे देश को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। सारी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको एक स्वर में बात करनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में यह हो रहा है कि केंद्र सरकार अगर चीन के साथ सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है तो हमारे ही देश के कुछ विरोधी दल सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए, सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए चीन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। चीन के राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, चीन के राष्ट्रपति को और वहां के कम्युनिस्ट पार्टी को बधाइयां देते हैं और उनके साथ संबंध सुधार कर रखते हैं। और आज रॉकेट पर भी अगर उन्होंने चीन का झंडा लगा दिया, इस पर भी वो छोटी मोटी बात कहते हैं।